हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था परमाणु और अणु, यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी सारे टॉपिक्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिए थे इस चैप्टर के। एक बार उन्हें रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं, फिर बाकी जो हमारा नया टॉपिक है उसे आज कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमने एटम की, यानी कि जो हमारे परमाणु होते हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में जाना था कि इनका इतिहास क्या है। फिर हमने दो इम्पॉर्टेंट लॉज यहाँ पर पढ़े थे, एक स्थिर अनुपात का नियम और एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था, उसके क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डिमेरिट्स हैं, क्या क्या पॉस्टुलेट्स हैं, इस बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने पढ़ा था बच्चों की एटम क्या होता है, उसकी रेडियस क्या होती है, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम से मिलकर के क्या बने हैं, एलिमेंट्स बने हैं, उनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं। तो ये उनके कुछ पुराने एंशिएंट सिंबल्स हैं जो पहले यूज किए जाते थे, लेकिन अब जो है कुछ मॉडर्न सिंबल्स यूज किए जाते हैं जो IUPAC द्वारा दिए गए हैं। ठीक, तो ये अलग अलग सिंबल हैं, हमने डिस्कस किया था। इनका जो नाम है वो अलग अलग है। जैसे आयरन के लिए Fe लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसका लैटिन, जर्मन या ग्रीक नाम क्या है, अलग है। जैसे आयरन का लैटिन नाम है फेरम, इसीलिए इसका सिंबल क्या है, Fe है। ठीक, अगर पोटेशियम की बात करें तो सिंबल P होना चाहिए था, लेकिन सिंबल क्या है बच्चों यहाँ पर K है। K क्यों है, क्योंकि इसका जो नाम है वो क्या है, केलियम है, पोटेशियम का नाम, इसीलिए K इसका सिंबल है। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनका नाम कुछ और लेकिन सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो कुछ इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था कि एक एटम का जो मास होता है वही क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। ठीक, बल्कि फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि 1 AMU क्या होता है। 1 AMU क्या होता है, 1 AMU किसके बराबर होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, एक एटम किसके एटम के बराबर, कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 के बराबर एक AMU का मास होता है। और इसी AMU के मास को हम क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस मानते हैं। क्यों स्टैंडर्ड रेफरेंस मानते हैं, इसी से हम बाकी जो भी हमारे एटम्स हैं उनके मास को क्या करते हैं, इसी से हम उनके मास को जानते हैं, उनके मास का वे करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ एटॉमिक मासेस हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, ये भी हमने देख लिया था। फिर हमने पढ़ा कि एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं। तो एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, एटम जो है कभी भी इंडिपेंडेंटली यानी कि अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो अकेले कभी भी आपको कोई एटम नहीं मिलेगा, सिर्फ नोबल गैसेस को छोड़कर। नोबल गैसेस हमारी कौन कौन सी होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ऑग्नियम। तो ये सारी हमारी क्या होती है बच्चों, नोबल गैसेस होती हैं। तो ये जो नोबल गैसेस हैं ये कैसी होती हैं, ये जो है एग्जिस्ट कर लेती हैं फ्रीली। ठीक है, या हम कहें कि इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट कर लेती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन इसके अलावा जो भी हमारे अदर एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसका रीजन हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि देखो बच्चों, सारे एटम्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि वो भी नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं। नोबल गैसेस की तरह यानी कि जैसे नोबल गैसेस हैं हमारी, तो वो अकेले एटम में कैसे एग्जिस्ट कर जाती हैं, इंडिपेंडेंटली क्यों एग्जिस्ट कर जाती हैं, क्योंकि वो क्या है, स्टेबल है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। तो अदर जो एलिमेंट हैं वो भी क्या चाहते हैं कि हम नोबल गैसेस की तरह क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। इसीलिए वो ज्यादा क्या होती हैं, रिएक्टिव होती हैं। वो उस समय पर अनस्टेबल भी होते हैं। तो जब वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो वो रिएक्ट हो करके किसी दूसरे एटम के साथ या अपने ही एलिमेंट के दूसरे एटम के साथ क्या करके रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स या आयंस की फॉर्म में मिलते हैं, जिस वजह से वो स्टेबल रह सके। चलिए, तो मॉलिक्यूल्स और आयंस की फॉर्म में ये मिलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एक एलिमेंट का या कंपाउंड का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अब ये इंडिपेंडेंटली कैसे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये जो एटम्स है आपस में क्या बनाते हैं,
आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस से मिल करके बॉन्ड बना करके क्या हो जाते हैं, एक मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। इसीलिए इंडिपेंडेंटली, जैसे हम कह रहे हैं कि CH4 का मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, यानी कि CH4 हमने कहीं पर CH4 का मॉलिक्यूल है तो वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों रिएक्ट करेगा, क्योंकि अब वो स्टेबल हो चुका है, अब उसके सारे बॉन्ड कंप्लीट है, कार्बन के हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड कंप्लीट है, अब वो स्टेबल हो चुका है। वैसे ही बात करें O2 की, तो O2 का मॉलिक्यूल भी क्या होता है, फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, ठीक, यानी कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनसे मिलकर के जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसे क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहा जाता है। जैसे कि O2 या O3 हम देखें, ओजोन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो क्या देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर, ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन एलिमेंट से ही क्या बन रहा है, ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम से मिलकर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा है, ओजोन मॉलिक्यूल बन रहा है। यानी कि एक ही एलिमेंट के एटम से मिलकर के जब मॉलिक्यूल बनता है तो उसे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहा जाता है। इस तरीके से हमारे पास ये कितने तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे मोनो एटॉमिक जो सिर्फ एक ही एटम से बनता है, डाई एटॉमिक जो 2 एटम से बनते हैं, ट्राई एटॉमिक जो 3 से बनते हैं, टेट्रा एटॉमिक जो 4 से बनते हैं, और पॉली एटॉमिक जो 4 या 4 से अधिक से बनते हैं, वो क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी हमने पढ़ लिए थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। फिर हमने बात की थी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की, जैसे अभी तक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हमने पढ़ा, वैसे ही मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में तो एक ही एलिमेंट के एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स मिल करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसीलिए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड यहाँ पर इसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम वाटर देख पा रहे हैं, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या जो भी हमारे और बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, तो इनके जो एलिमेंट जो कंबाइन कर रहे हैं, ये इनका मास रेशियो है। तो मास रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझ लिया था। इनका जो मास होता है उसी को हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि लोवेस्ट टर्म में हम कह सकते हैं लिखा हुआ है, कैंसिल आउट कर लिए हैं बाकी के। ठीक, चलिए फिर हम एनायन के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, और एनायन और कैटायंस के बारे में हमने पढ़ लिया था। जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कैटायन कहा जाता है। जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एनायन कहा जाता है। तो ये कुछ उनका रेशियो होता है। अब एनायन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल हमारे जो एनायन होते हैं, कैटायन एनायन जो होते हैं, एक होते हैं हमारे पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं, जैसे कैटायन है, जैसे क्लोरीन का कैटायन है, तो सॉरी क्लोरीन का एनायन है, तो सिर्फ एक ही क्लोरीन है ना इसमें। जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास सोडियम का कैटायन है तो एक ही सोडियम है ना उसमें। लेकिन पॉली एटॉमिक आयन कैसे होते हैं, अगर हम कहें हमारे पास है OH नेगेटिव या अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। ठीक, तो इसमें क्या है, एक से ज्यादा आपको एलिमेंट दिख रहे हैं, तो इसीलिए क्या है, एक से ज्यादा एटम से मिलकर के बना है, इसीलिए क्या है, ये पॉली एटॉमिक आयन है। चलिए, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब बात करते हैं राइटिंग ऑफ अ केमिकल फार्मूला, यानी कि किसी भी केमिकल फार्मूला को कैसे लिखा जाता है। अब ये इस टॉपिक को हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, तो आज का लेक्चर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि क्या होते हैं ये जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है। अगर हम बात करें कि ये H2O है, तो ये क्या है, वाटर का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला है क्या, केमिकल फॉर्मूला क्या दर्शाता है, क्या बताता है, ये होता क्या है बच्चों, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। सिंबॉलिक यानी कि सिंबल में रिप्रेजेंटेशन है ना, सिंबल्स में रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है, जिस कंपाउंड से मिल करके जो कंपाउंड बना हुआ है उसमें क्या क्या कंपोजिशन है। जैसे हम कहें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक कंपाउंड है, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड है। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे इसको दर्शाएंगे, कैसे इसको शो करेंगे, जब हम इसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो वहां पर लिखेंगे क्या, कि ये किस चीज से बना हुआ है, इसकी कंपोजिशन क्या है, उनको सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे बना है, सोडियम और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। इससे बना है सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ पर जो है इसको हमने इसके केमिकल फॉर्मूले से क्या कर लिया, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया। ठीक है, कि क्या क्या कंपोजिशन इसमें है। ठीक, चलो
अब यहाँ पर दूसरी चीज हमने पढ़ी थी वैलेंसी के बारे में। अब वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग पावर, या हम कहें कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट की, उसे क्या कहा जाता है? वैलेंसी कहा जाता है। ठीक, जैसे हम बात करते हैं Na, तो Na की वैलेंसी होती है 1। ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग वैलेंसी होती है, जो क्या दर्शाती है? वैलेंसी यानी कि जो उनके कंबाइनिंग पावर, यानी कि किसी और एलिमेंट के साथ या किसी और एटम के साथ कैसे वो कंबाइन करते हैं, ये दर्शाता है। ठीक, जैसे हम बात करें कि H, या जैसे कार्बन की वैलेंसी क्या है? इसकी वैलेंसी है 4, यानी कि 4 और एटम के साथ क्या कर सकता है? कंबाइन कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि वैलेंसी से क्या पता चलता है? हमें कंबाइनिंग पावर के बारे में पता चलता है, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में पता चलता है कि वो कितने और एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। ठीक, चलिए तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स की बात की थी, तो यहाँ पर कुछ आयन्स हैं, कुछ पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं, इनके यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं? वैलेंसी भी लिखी हुई है। ठीक, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर Na पॉजिटिव, यानी कि एक वैलेंसी, इसकी भी एक Ag पॉजिटिव एक वैलेंसी, Cu पॉजिटिव एक वैलेंसी। तो ये आपको टेबल याद करनी है। तो ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था बच्चों कि आपको ये टेबल याद कर लेनी है पूरी, कि किसकी वैलेंसी कितनी है। ठीक है, बाकी एक आध तो छूट ही जाते हैं। मैग्नीशियम 2 वैलेंसी है, Zn की 2 वैलेंसी है, Fe की 2 वैलेंसी है, Al की क्या है? 3 पॉजिटिव, यानी कि वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। अच्छा, हायर क्लासेस में जब आप जाओगे, जब आप 10th में जाओगे, या यही चैप्टर्स में अगर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे और चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे वैलेंसी के बारे में, कि कैसे हम अलग अलग एलिमेंट की वैलेंसी खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अभी हमें वो नहीं जानना। चलिए, तो केमिकल फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है, क्या क्या इसके रूल्स हैं, पहले एक एक करके रूल्स हम सारे क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है एक एक करके केमिकल फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करेंगे अलग अलग एलिमेंट का। तो सबसे पहला पॉइंट है, द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयंस मस्ट बैलेंस। तो जो वैलेंसीज होंगी और चार्ज होगा वो क्या होनी चाहिए? बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, फॉर कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, द मेटल्स नेम और सिंबल इज रिटर्न फर्स्ट। अच्छा, कुछ कंपाउंड जिनमें मेटल या नॉन मेटल एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो वहां पर जो मेटल का सिंबल है वो पहले लिखा जाएगा। जैसे NaCl है, तो सोडियम क्या है? मेटल है। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है, एक गैस है ना क्लोरीन। सोडियम क्या है? मेटल है। तो देखो नाम पहले किसका लिखा जा रहा है? सोडियम का लिखा जा रहा है। Fe लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। आयरन क्या है? एक मेटल है। और सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। ठीक, इस तरीके से नाम पहले किसका लिखा जाएगा? अगर हम मेटल की बात कर रहे हैं, अगर कहीं पर मेटल है और बाकी कोई नॉन मेटल है, तो जो मेटल है उसका सिंबल पहले आएगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, कैल्शियम हमारा मेटल है। सोडियम क्लोराइड का NaCl, सोडियम हमारा मेटल है। कॉपर ऑक्साइड का CuO, कॉपर हमारा मेटल है। आयरन सल्फाइड का FeS, Fe हमारा क्या है? आयरन हमारा क्या है? मेटल है। ठीक, पहला रूल तो ये हो गई। दूसरा रूल ये हो गया। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, इन कंपाउंड फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस। अब जो कंपाउंड पॉलीएटॉमिक आयन से बने हुए होंगे, द नंबर ऑफ आयन इज इंडिकेटिंग बाय एनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन अ ब्रैकेट। तो यहाँ पर कैसे इंडिकेट किया जाएगा? एनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ एन ब्रैकेट, नंबर ऑफ आयन्स आउटसाइड द ब्रैकेट। जैसे OH, जैसे देखो यहाँ पर क्या है? Mg का क्या है? 2 होता है ना। Mg की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। तो OH के साथ कैसे जाएगी? इसको हम क्या कर देंगे? होल ट्वाइस में लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे पूरे उसके साथ। इफ ओनली वन पॉलीएटॉमिक आयन इज प्रेजेंट, नो ब्रैकेट इज नीडेड। और अगर एक ही पॉलीएटॉमिक आयन है तो हमें कोई ब्रैकेट नहीं चाहिए। बच्चों यहाँ पर कहा क्या जा रहा है? सिंपल से देखो, हमारे पास होता है MgOH, वही हमारे पास होता है NaOH। Mg की वैलेंसी होती है 2, OH की वैलेंसी होती है 1, वहीं Na की वैलेंसी होती है 1 और OH की वैलेंसी होती है 1। ठीक है, ठीक है, इनका क्या किया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक, तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो Na का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तो 1 को हम Na ही लिखेंगे, और OH का मल्टीप्लाई भी 1 के साथ हुआ तो OH ही हम लिखेंगे, सिंपल। तो ये हो गया सिंपल सा NaOH। ठीक है, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब बात करते हैं Mg की। देखो Mg का तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है Mg। अब OH का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो या तो हम इसको क्या O2 H2 ऐसा लिखेंगे, क्योंकि 2 के साथ तो दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरीके से नहीं लिखा जाता। तो यही है हमारा रूल नंबर 3 जो हमने पढ़ा। इसे कैसे लिखा जाएगा? Mg, और OH के साथ क्या है? 2 का मल्टीप्लाई होगा तो OH
होल ट्वाइस। कैसे लिखा जाएगा? OH होल ट्वाइस, इस तरीके से लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आई? चलो, तो ये था हमारा रूल नंबर 3। चलिए, तो तीनों रूल्स हम पढ़ चुके हैं, रूल्स हमें समझ में आ चुके हैं। तो एक बार आपको क्या करना है, क्विकली ये सारे रूल्स को क्या कर लेना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। फिर हम सीखेंगे कैसे कैसे इन रूल्स को अप्लाई करके हम क्या लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों नोट कर लीजिए इसे। चलिए, तो कैसे लिखा जाएगा? जैसे कि हमने कहा हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, अगर हमें HCl लिखना है। ठीक, क्लोरीन की वैलेंसी है 1। वैलेंसी पता होना चाहिए, वैलेंसी के मदद से हम सारा फॉर्मूला लिख सकते हैं। चलिए, तो 1 का मल्टीप्लाई इनका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो H एक है और Cl भी एक है, बन गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको हाइड्रोजन क्लोराइड। अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4। अब देखो C है कार्बन और Cl। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी कि कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है, यानी कि 4 और कंपाउंड के साथ क्या बना सकता है? बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए जब हम केमिस्ट्री में देखते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, ज्यादातर हमें क्या दिखते हैं बच्चों? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दिखते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन की क्या है? वैलेंसी 4 है, टेट्रावैलेंट है, ज्यादा कंपाउंड के साथ ज्यादा एलिमेंट के साथ मिल करके क्या बना सकते हैं? बॉन्ड फॉर्म करता है। चलिए, बाकी कार्बन के बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, तो वहां पर कार्बन के ऊपर एक पूरा चैप्टर होगा। अब आप 10th में जाएंगे तो वहां पर कार्बन इट्स कंपाउंड आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर कार्बन पर है, कार्बन के आइसोटोप्स क्या है, कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में पूरा चैप्टर है। तो हायर क्लासेस में आप और भी ज्यादा पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन की वैलेंसी हमें पता है कितनी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका, तो देखो कार्बन का कितना हो गया 1 और क्लोरीन कितने हो गए 4, CCl4। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये इनका बॉन्ड बन गया। चलो, अब बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की। ठीक है, H2S फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। H2S, अब H की वैलेंसी कितनी होती है 1, सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बस यहाँ पर एक फैक्टर है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है वैलेंसी। वैलेंसी आपको याद कर लेनी है सारे एलिमेंट्स की, या तो फिर आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर से भी आप वैलेंसी पता लगा सकते हैं कि किसकी वैलेंसी कितनी होगी। ठीक, चलिए, तो पहले आपको इसको नोट कर लेना है। इतना आप नोट कर लीजिए, ये जो 3 एलिमेंट्स हमने तीन जो ये फॉर्मूला हमने लिखा है 3 कंपाउंड्स का। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बैलेंस द अदर एटम एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज न्यूट्रल। ठीक है, अच्छा, अगर हम चार्ज की बात करते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि Mg2 पॉजिटिव होता है, Al3 पॉजिटिव इसका चार्ज होता है। तो ये क्या होता है, ये जो चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल जाते हैं जब, तो क्या बनाते हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर को क्या बना लेते हैं, न्यूट्रल बना लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखो मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बन रहा है, MgCl2, तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में क्या कर रहे हैं, इनको न्यूट्रल कर दे रहे हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम कितना होता है 3, ओ का क्या होता है 2। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल इसको ऐसा भी लिख सकते हो, Al का क्या होती है वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया Al2O3। सिंपल सा ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं बच्चों। फिर यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट का भी फॉर्मूला है NaNO3। तो NO3 का क्या होता है 1, -1 नेगेटिव, ये पॉजिटिव मिल करके क्या हो जाता है, वो बाद में न्यूट्रल ही बन जाता है। तो आपको जरूरी नहीं आपको ये चार्ज भी लिखना है। ठीक, चलिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बैलेंस ईच अदर एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज न्यूट्रल। बैलेंस कर देते हैं एक दूसरे को, और ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है हमारा, न्यूट्रल बन जाता है, यानी कि उदासीन स्ट्रक्चर बन जाता है। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बाकी कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ डिफरेंट फॉर्मूले, वो हम पढ़ेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में।
ठीक, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। कहीं पर अगर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको वैलेंसी याद कर लेनी है सारे एलिमेंट्स की, जितने भी आपकी एनसीईआरटी में भी एक सारणी दी हुई है, वहां से भी आप याद कर सकते हैं। और दूसरी चीज आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फार्मूलाज को लिखने की, क्योंकि ये आपके अभी भी और हायर क्लासेस में भी जब आप चले जाएंगे तो वहां पर भी ये बहुत ज़्यादा काम आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक, चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।